आप देख रहे हैं सहारा स्टडी। सहारा स्टडी में आपका स्वागत है। हमारी सहारा स्टडी पर आपके लिए परीक्षा के लिए विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण के प्रश्नोत्तर लेके आते हैं, जो कि विभिन्न पाठों से लिए जाते हैं, जो आपकी परीक्षा में हर बार पूछे जाते हैं। कक्षा 9th एवं प्रतियोगिता वाली जो परीक्षाएं होती हैं, कंपटीशन वाली परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन आंसर हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हमारे चैनल पर बने रहिएगा। तो बिना देरी किए हुए हम लोग हमारे आसपास के पदार्थों से संबंधित, जो कि हमारे आसपास जो पदार्थ पाए जाते हैं, उन पदार्थों से संबंधित विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन आंसर आते हैं, जिनको हम लोग पढ़ते हैं। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन पदार्थ है। तो निम्न में से हम लोग पदार्थ देखेंगे। जो पदार्थ की अवस्थाएं हम लोगों ने देखी हैं, ठोस जानते ही हम लोग, द्रव, ठीक है, जैसे कि जो कठोर पदार्थ होता है, जैसे बर्फ है, पत्थर है, ईंट है, लकड़ी है, ये सभी आते हैं ठोस में। द्रव में जो पदार्थ बहते हैं, जैसे कि जल है, पेट्रोलियम है, डीजल है, दूध है, ये आते हैं द्रव में। और जो हवा होती है, ठीक है, वो होती है गैसों में, जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, और जो हमारे डेली जो हम लोग देखते हैं वायु है, ये किस में आती है, ये आती हैं गैसों में। तो हम लोग देखेंगे इनमें से जो पदार्थ है कौन सा है। तो हमारा जो पहला विकल्प दिया गया है शीत, स्नेह, वायु, घृणा। तो हम लोग देखेंगे शीत अर्थात जो सर्दी होती है, ठीक है, तो ये तो कोई पदार्थ है नहीं है। स्नेह यानी ये तो स्नेह है, ये कोई पदार्थ नहीं है, हमारे मन की भावनाएं होती हैं ये। घृणा, तो घृणा कोई पदार्थ तो है नहीं है, कोई वस्तु तो है नहीं है। तो इनमें से जो वायु है, ये विकल्प सही रहेगा। वायु एक पदार्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैसों में विसरण का एक उदाहरण है। गैसों में विसरण का एक उदाहरण है। गैसों में जो विसरण का एक उदाहरण होता है, हम लोग विकल्प देखेंगे। हम लोगों को 4 विकल्प दिखाई दे रहे हैं। पहला है इत्र के सुगंध का हवा में फैलना, स्याही का पूरे पानी में फैलना, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को पानी में डालना, इनमें से कोई नहीं। जो विसरण है, विसरण का एक उदाहरण है जो, वो है हमारा सही विकल्प इत्र। इत्र के सुगंध का हवा में फैलना, ये एक विसरण अभिक्रिया प्रक्रिया कहलाती है। ये गैसों का विसरण होता है, जो एक दूसरे में मिल जाते हैं, ठीक है, जिनको हम अलग मतलब नहीं देख पाते, पहचान नहीं कर पाते। तो इत्र के सुगंध का हवा में फैलना क्या कहलाता है, गैसों का विसरण कहलाता है। नेक्स्ट जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, तीसरे क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है गैस का द्रव में परिवर्तन। जो गैस होती है, गैस जब द्रव में बदलती है, हमने देखा है गैस द्रव में बदलती है। जैसे हम लोगों ने देखा है, हम कोई बर्तन गैस पर चढ़ाए हैं, चूल्हे पे चढ़ाए हैं, और पानी को हम गर्म कर रहे हैं, हम देखेंगे उसमें से वाष्प निकलती है। अगर ऊपर हम कोई बर्तन लगा लेते हैं कुछ दूरी पर, तो वो जब गैस उस पर जाती है, वो भाप उसमें लगती है, तो वो कुछ टाइम में जल बनने लगता है और बूंदों के रूप में टपकने लगता है। तो ऐसे ही गैस का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है। तो हमारे 4 विकल्प दिए गए हैं, गैसीकरण, उर्वपातन, संघनन, जमना। तो यानी जब गैस है, गैस द्रव में बदलती है, तो ये प्रक्रिया कहलाती है संघनन। अर्थात हम लोगों ने पढ़ा होगा गैस वाष्पीकरण, जो वाष्प होता है जल वाष्प का बूंदों में बदलना, क्या होता है, संघनन। तो गैस है, गैस जब द्रव में बदलेगी तो वो क्या कहलाएगा, ये संघनन कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में किसका घनत्व सबसे अधिक होता है। निम्न में सबसे अधिक घनत्व है जो किसका होता है, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा। ये हम लोग चारों देखेंगे, ये पदार्थ की अवस्थाएं हैं। ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैस अवस्था, प्लाज्मा अवस्था। ये जो चारों अवस्थाएं हैं, ये पदार्थ की अवस्थाएं हैं, ये देखने को मिलती हैं। ठोस होता है जो कठोर होता है, द्रव को हम जानते ही हैं, द्रव जो बहता है, गैस जो हवा के रूप में पाया जाता है, ये हमारे पदार्थ होते हैं। तो इसमें से जो सबसे ज़्यादा घनत्व होता है, वो होता है किसका, वो होता है
ठोस का। किसका होता है? ठोस का घनत्व सबसे अधिक होता है। ये परीक्षा में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा हमारा। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होती है? किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा, यानी जो पदार्थ के जो अणु होते हैं, ठीक है, अणु, इनमें ऊर्जा सबसे कम किस में होती है? तो हम लोग को चार विकल्प दिखाई दे रहे हैं। हमारे चार विकल्प क्या हैं? जो हमारा पहला विकल्प है ठोस, द्रव, गैस, इनमें से कोई नहीं। तो किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम, यानी जो अणु है पास पास किस में रहते हैं? तो वो हम लोगों ने देखा है, जो ठोस होता है, ठोस के अणु बिल्कुल सटे हुए होते हैं। और इसके बाद जो द्रव है, द्रव के थोड़े दूर दूर होते हैं। और जो गैस के हैं, गैस के वो बहुत अधिक दूर दूर होते हैं। अर्थात जो ठोस के जो अणु होते हैं, इनमें जो बल लगता है अधिक, यानी एक दूसरे को जकड़े होते हैं। और इनके अणुओं में रिक्त स्थान होता है, यानी ठोस से अधिक होता है, गैस से कम होता है। और गैस के जो अणु होते हैं, इनमें मतलब ये स्वतंत्र होते हैं, ये बहुत दूर दूर होते हैं। हम लोगों ने देखा है गैस कहीं भी स्वतंत्र तो होते ही हैं, जिसी कारण से तो हवा में जल्दी से गंध या सुगंध होती है वो फैल जाती है। जब हम लोग सेंट डालते हैं तो उस इत्र की जो सुगंध फैलती है दूर दूर फैल जाती है। अर्थात गैस के जो अणु होते हैं वो दूर दूर होते हैं और स्वतंत्र होते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा ठोस। क्या होगा? ठोस। ठोस के जो अणु होते हैं उनकी ऊर्जा सबसे कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठवें क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। छठवां क्वेश्चन है पदार्थ की किस अवस्था में अंतराणुक बल प्रबल होता है? यानी हम लोग देखेंगे जो कि क्वेश्चन हमारा है पदार्थ की किस अवस्था में अंतराणु बल प्रबल होता है? प्रबल होता है। तो इसमें हमें दिखाई दे रहा है कि जो अणु होते हैं उनमें सबसे कम जो अंतर होता है वो अभी हम लोग देख ही चुके हैं, जो कि पास पास में होते हैं, जो सटे हुए होते हैं एक दूसरे से, वो होते हैं ठोस के। इनमें ज़्यादा अंतराणुक बल होता है और इनमें थोड़ा इनसे कम होता है, दूर दूर होते हैं। और फिर गैस के देखेंगे तो हम इनमें बहुत ही, गैस में देखेंगे तो इनके जो अंतराणुओं में बल होता है जो ये बहुत अधिक दूर दूर होता है। ठोस में पास पास, थोड़ी इससे ज़्यादा अंतर इनमें द्रव में होता है। गैस स्वतंत्र ही होते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिएगा, हम लोग देखेंगे, ये हमें दिखा रही हैं पदार्थ की जो अवस्थाएं हैं। हम लोगों को देखने के लिए एग्जाम्पल के तौर पर ये हैं पदार्थ की अवस्थाएं। जो ठोस होती है, कौन सी होती है? ठोस। हम देख रहे हैं ठोस पदार्थ के जो अणु हैं उनमें जो अंतर है वो बिल्कुल पास पास में, यानी एक दूसरे से सटे हुए हैं। और द्रव के जो अणु होते हैं ये इस प्रकार से पाए जाते हैं, इनके बीच जो रिक्त स्थान होता है ठोस से अधिक होता है, ठोस से जो होता है वो अधिक होता है। और हम लोग गैस में देखेंगे तो गैस में जो अंतर होता है वो द्रव की अपेक्षा अधिक होता है। तो इस प्रकार से जो इनके परमाणु हैं इनमें अंतर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में किसमें कणों की अधिकतम गति होती है? ठीक है, निम्न में किसमें कणों की अधिकतम गति होती है? तो हम लोग देखेंगे कि जो कण होते हैं, पदार्थ के कण होते हैं, तो सबसे ज़्यादा गति किसमें होती है? तो इसके विकल्प चार दिए गए हैं, ठोस, द्रव, गैस, इनमें से कोई नहीं। तो हमने अभी पढ़ा है, चित्र में देखा है कि जो ठोस पदार्थ के कण होते हैं वो पास पास होते हैं, उनमें गति ज़्यादा नहीं होती है। द्रव में थोड़ी होती है गति, ठोस की अपेक्षा ज़्यादा होती है और गैस की अपेक्षा कम होती है। लेकिन हम लोग गैस में देखा है, हम लोगों ने गैस के जो कण होते हैं उनमें गति होती है, हमने देखा ही है। जैसे जो कुछ पदार्थ होते हैं, सुगंधित पदार्थ होते हैं, तो वो वाष्प के रूप में यानी हवा में एक जगह से दूसरी जगह पर फैल जाते हैं। जैसे हम इन लोगों ने देखा है, इत्र जब सेंट डालते हैं तो दूर बैठे व्यक्ति को उसकी सुगंध पहुंच जाती है, या अगरबत्ती लगाते हैं। अर्थात गैस के जो कण होते हैं वो अत्यधिक गतिशील होते हैं। नेक्स्ट हम लोग सातवां क्वेश्चन देखेंगे, आठवां क्वेश्चन देखेंगे। हमारा आठवां क्वेश्चन है जल का क्वथनांक है। जल का जो हमारा क्वथनांक होता है वो कितना होता है? अर्थात जल जो है वो गैस अवस्था में
कब बदलने लगता है, यानी जब किसी पदार्थ को गर्म करने पर द्रव से गैस में बदलने लगता है, ठीक है, उबलने लगता है, वो क्या चीज कहलाती है, वह कहलाती है उसकी क्वथनांक। क्या कहलाता है, क्वथनांक। तो हम देखेंगे जल का जो क्वथनांक होता है, जल का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस जल का क्वथनांक होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद हम लोग 9वां क्वेश्चन देखें। 9वां क्वेश्चन है हमारा, शुद्ध जल का क्वथनांक होता है, जो शुद्ध जल होता है, शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है, शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है। तो हमें विकल्पों में दिखाई दे रहा है, यानी हम लोगों ने अभी देखा जो जल का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अब यहाँ पर जो दिया गया है हमारा केल्विन दिया गया है, तो हम लोगों ने देखा, हमें पता है कि 0 डिग्री बराबर होते हैं, 0 डिग्री बराबर होते हैं 273 केल्विन। कितने होते हैं, 273। जब 0 डिग्री बराबर 273 केल्विन हो रहे हैं तो 100 डिग्री यानी इसका जो शुद्ध जल का क्वथनांक होता है कितना होता है, 100 इसमें जोड़ दिए जाएं तो मिला के कितने हो गए, मिलाकर के हो गए 373। कितने हो गए, 373 केल्विन। तो अगर केल्विन में कहें हम लोग तो शुद्ध जल का क्वथनांक जो होता है 373 होता है। कितना होता है, 373। तो इसका सही आंसर होगा सी, अर्थात 373 इसका होगा। यानी हम लोगों को देखना है डिग्री सेल्सियस से केल्विन में बदलना, केल्विन से डिग्री सेल्सियस में बदलना। तो हमें ज्ञात है कि 0 डिग्री बराबर होते हैं 273 केल्विन, यानी आपस में ये बराबर होते हैं। अगर हम लोग 1 डिग्री सेल्सियस आते हैं तो इस 273 में हम लोग 1 जोड़ देते हैं तो बराबर कितने हो जाते हैं, 274 केल्विन हमारा हो जाता है। अगर यहाँ पर 2 डिग्री सेल्सियस आता है तो 2 डिग्री सेल्सियस में अर्थात 273 जोड़ दिए जाते हैं तो हमारा 275 हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से हम डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलते हैं, अर्थात जितना डिग्री सेल्सियस होता है उसमें हमें 273 केल्विन को जोड़ देना होता है। हमें ये ज्ञात करते रहेंगे, ये ज्ञात हमें मन में रख लेना चाहिए कि 0 डिग्री बराबर हमारा 273 केल्विन होता है। अगर हमारा जितना भी डिग्री सेल्सियस होगा उसमें हम 273 केल्विन को जोड़ देंगे। अगर आपसे कहा जाए कि 5 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलिए तो 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होते हैं 273। कितने होते हैं, 273। इसमें हम 5 को ऐड कर देंगे तो हमारा 278 केल्विन हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदल सकते हैं। अब अगर हमारा केल्विन में दिया गया है और हमें डिग्री सेल्सियस में बदलना है तो क्या करेंगे, जैसे हमारा दिया गया है 375, कितना दिया है, 375 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलिए। तो हमें ज्ञात है कि 0 डिग्री सेल्सियस यानी 0 डिग्री बराबर कितना होता है, 273 होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम इसमें से 273 को घटा देंगे, 273 को माइनस, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस का घटा देंगे वो ऊपर होगा, वो हमारा क्या निकल आएगा, हमारा डिग्री सेल्सियस निकल आएगा। तो इसे माइनस करने पर हमारा कितना बचा, 5 में से 3 जाएगा 2 बचा। इसके बाद हमारा 7 में से 7 जाएगा 0 बचेगा, 3 में से 2 जाएंगे 1, यानी 102 डिग्री सेल्सियस हमारा निकल आएगा। यानी 375 बराबर होता है 102 डिग्री सेल्सियस। तो इस प्रकार से हम केल्विन को डिग्री सेल्सियस और डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। हमारा 10वां क्वेश्चन कह रहा है बर्फ का गलनांक। तो यानी बर्फ का गलनांक क्या होता है, बर्फ कब गलने लगती है। तो हमारा जो कुछ विकल्प हैं, जो हमें 4 विकल्प दिखाई दे रहे हैं, 0 डिग्री सेल्सियस, 273 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन और या 373 केल्विन। तो हम लोग देखेंगे जो हमारा पहला विकल्प है, जो बर्फ का गलनांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस तो होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये जो 273 दिए गए हैं ये डिग्री सेल्सियस में तो ये तो है नहीं है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन यहाँ पर जो तीसरे विकल्प में दिए गए हैं हमारे 0 डिग्री सेल्सियस या 273, तो यानी आपस में ये बराबर होते हैं, चाहे 0 डिग्री सेल्सियस हो चाहे 273 केल्विन, तो ये आपस में बराबर। तो हमारा जो सही विकल्प जाएगा, इसका सही विकल्प जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन। तो ये हमारा सही होगा, अर्थात इस पर जो बर्फ है पिघलना प्रारंभ कर देती है।
नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 11वां जो हमारा क्वेश्चन है, 11वां है 300 केल्विन तापक्रम बराबर है, 300 केल्विन तापक्रम के बराबर कितना डिग्री सेल्सियस है। तो अभी हमने बताया था डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना और केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलना। तो हम इसमें देखेंगे कि जो 300 केल्विन है, कितने हैं 300 केल्विन, हमें ज्ञात है कि जो 0 डिग्री सेल्सियस है, 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है हमारा, 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है हमारा 273 केल्विन। तो 273 केल्विन हम 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर घटा देंगे, जितना हमारा बचेगा वो डिग्री सेल्सियस बचेगा। तो शून्य, शून्य के माने कितना होता है 10, 10 में से 3 जाएंगे 7 बचेंगे, यहाँ से 1 8 हो जाएगी। शून्य के माने 10, 10 में से 8 जाएंगे 2 बचे, यहाँ से 1 आ जाएगा, 3 में से 3 जाएगा 0। तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस। तो इसका हमारा जो सही आंसर होगा वो हमारा सही आंसर होगा पहला 27 डिग्री सेल्सियस। हमारा 11 का पहला जो क्वेश्चन होगा वो सही होगा। नेक्स्ट हम लोग 12वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो हमारा 12वां क्वेश्चन है, 12वां क्वेश्चन कह रहा है 25 डिग्री सेल्सियस तापक्रम बराबर है, 25 डिग्री सेल्सियस तापक्रम बराबर है। तो ये इसे हमें केल्विन में बदलना है। तो इसका जो सही आंसर होगा कितना, यानी 10,273 केल्विन, 373 केल्विन, 298 केल्विन, 168। तो हमारा जो 25 डिग्री सेल्सियस है, हमारा 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 273 केल्विन। तो 25 डिग्री सेल्सियस में हम 273 को जोड़ देंगे, क्योंकि ये 0 डिग्री सेल्सियस बराबर है और ये 25। तो इसमें हम इसे ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे तो हमारा क्या होगा, 5 और 3 कितना होगा 8 हुआ, 7 और 2 कितना हुआ 9 हुआ, 2 के 2। तो हमारा जो इसका केल्विन होगा 298 केल्विन होगा। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा, सही आंसर तीसरा होगा 298 केल्विन। नेक्स्ट 13वां जो हमारा क्वेश्चन है, 13वां क्वेश्चन है 373 डिग्री सेल्सियस तापक्रम बराबर है, 273 डिग्री केल्विन तापक्रम बराबर है। तो इसको हमें केल्विन में बदलना है। तो हमने बताया है पहले कि अगर हमें केल्विन में बदलना है, 0 डिग्री सेल्सियस बराबर हमारे 273 केल्विन होते हैं, तो हम इसमें 273 केल्विन को ऐड कर देंगे। जैसे 300 हमारे 73 डिग्री सेल्सियस दिए गए हैं, इस 373 डिग्री सेल्सियस में हम 273 केल्विन को ऐड कर देंगे। तो हमारा जो होगा 3 3 6 हो जाएगा, 7 7 14, 14 के 4 हासिल 1, 3 3 6, यानी हमारा 646 केल्विन दिया गया है। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इस 13 का हमारा जो सही विकल्प होगा वो दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है 14वां क्वेश्चन है। 14वां क्वेश्चन कह रहा है गर्म भोजन या इत्र, इत्र यानी हमारा सेंट होता है, गर्म भोजन या इत्र की गंध दूर तक किस कारण से फैल जाती है, किस कारण से फैल जाती है। ये हमारा पहला ही क्वेश्चन था कि जो इत्र है, ठीक है, यानी ज्यादातर विसरण किस में होता है, मतलब विसरण तो हमने देखा था कि इत्र में होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा उसके ही विपरीत इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा विसरण। उसमें पूछा था किसमें सबसे ज्यादा विसरण होता है, तो इत्र गंध या वायु में दिया गया था। अब इसका हो जाएगा विसरण, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हमारा जो 15वां क्वेश्चन है, 15वां क्वेश्चन है वह ताप जिस पर ठोस द्रव में परिवर्तित होता है कहलाता है। ठीक है, वह ताप जिस पर ठोस, अगर जो कोई ठोस पदार्थ होता है वो किसमें द्रव में बदलने लगता है, तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, उस प्रक्रिया को कहते हैं हम लोग द्रवणांक। क्या कहते हैं, द्रवणांक, उसे हम लोग कहते हैं। हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 16वां जो क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो इसमें हमारे जो विकल्प दिए गए हैं, हमारे विकल्प दिए गए हैं, हमारे विकल्प 3 4 5 6। तो हम लोगों को सामान्यता कितना 3, तो हमें ठोस, द्रव, ठीक है, ठोस कौन कौन सी अवस्थाएं, यानी एक हमें ठोस, एक द्रव और एक गैस, ये हम लोगों को पता है। अब इसके बाद 2 और अवस्थाएं होती हैं, ठीक है, तो इनको मिलाकर के होती हैं 5। कितनी होती हैं 5। तो इसका सही आंसर होगा 5। अब जो 2 अवस्थाएं एक हमने एक क्वेश्चन में पढ़ी ही थी इसी में, और एक अवस्था और होती है हमारी, उस अवस्था को कमेंट बॉक्स में
बताइएगा कि वो अवस्थाएं कौन कौन सी और होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में कौन पदार्थ का गुण नहीं है? निम्न में कौन पदार्थ का गुण नहीं है? तो देखेंगे पहला विकल्प है घनत्व, संपीड़ितता, तरंगदैर्घ्य, विसरण। तो हम इसमें से देखेंगे घनत्व होता है, पदार्थ का गुण है, संपीड़ितता ये पदार्थ का गुण है, विसरण ये भी पदार्थ का गुण है, जो तरंगदैर्घ्य है ये पदार्थ का गुण नहीं है। अर्थात इस क्वेश्चन का जो सही विकल्प होगा वो होगा तरंगदैर्घ्य, क्योंकि पूछा गया है पदार्थ का गुण नहीं है तो ये पदार्थ का गुण नहीं है, ये तीन पदार्थ के गुण है। नेक्स्ट जो हमारा 18वां क्वेश्चन है, 18वां क्वेश्चन है 100 डिग्री सेल्सियस ताप का केल्विन में मान ज्ञात कीजिए। 100 डिग्री सेल्सियस का हमें, ठीक है, ताप का मान केल्विन में ज्ञात करना है। तो इसका जो सही आंसर होगा, पहले हमें चार विकल्प दिए गए हैं, 200.15, 373.15, 473.15, 573.15। तो इसका जो सही आंसर होगा 100 डिग्री सेल्सियस ताप का केल्विन जो मान होता है वो होता है 373.15। तो इसका बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सौरमंडल में प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति का कारण है। उत्पत्ति का कारण है, सौरमंडल में प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति का कारण है। इसका कारण क्या है? निम्न ताप, उच्च दाब, उच्च ताप, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है सौरमंडल में प्लाज्मा अवस्था की जो उत्पत्ति है वो होती है उच्च ताप के कारण। उच्च ताप के कारण, इसका आंसर सी सही है। नेक्स्ट जो हमारा विकल्प है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्म करने पर गैस का आयतन। गर्म करने पर गैस का आयतन क्या होता है? पहला विकल्प है बढ़ जाता है, दूसरा है घट जाता है, तीसरा अपरिवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो यानी जब हम गैस को गर्म करते हैं तो इसका जो आयतन है वो बढ़ जाता है, क्योंकि गैस को गर्म करने पर वो हल्की हो जाती है और वो ज़्यादातर फैल जाती है, तो इसका आयतन क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो ये थे आपके लिए हमारे आसपास के पदार्थों से 20 क्वेश्चन। अगर आपको यह क्वेश्चन पसंद आए हों तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिए, और हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिए। हम आपके लिए ऐसे ही अच्छे क्वेश्चन आंसर जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होंगे लेकर के आएंगे। अब हमारी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए, जल्दी ही आपको वीडियो प्राप्त होगी। धन्यवाद।